पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनची को मालूम हो गया था कि सोर्स सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप डीमन किंग असल में कोई और नहीं बल्कि उसी का दादा अब्बू है। क्योंकि डीमन किंग भी यहाँ पर अपने पोते से मिलकर काफी जरा इमोशनल हो गया था और वो युनची को सब कुछ बता देता है कि कैसे टियानवी सो डोमेन ने धोखे के साथ मुझे ट्रैप किया और ये रीइंकार्नेशन मिरर हमारे डीमन रैल्म का एक बहुत ही ज्यादा कीमती सुप्रीम ट्रेजर है। इसके अलावा डीमन किंग ने यहाँ पर युनची को एक सीक्रेट भी बता दिया था जो कि सिर्फ युन क्लैन के लीडर्स को ही मालूम होता है। इस सीक्रेट को युनची किसी और को नहीं बता सकता। साथ ही साथ डीमन किंग ने यहाँ पर युनची को एक और चमकती हुई चीज भी दे दी थी, जिसे डीमन किंग ने युनची से कहा कि फिलहाल तुम इसे ओपन मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग युनची को यहाँ से आजाद करने के लिए खुद को ही जान से मार डालता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे मरने के बाद ये सोर्स सीलिंग फॉर्मेशन खुद ब खुद शटर हो जाएगा और युनची यहाँ से आजाद हो जाएगा। हालांकि युनची ऐसा नहीं चाहता था। वो अपने दादा अब्बू की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ से लेविटेटिंग सोर्ड प्लेटफॉर्म के बाहर से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंजी युनची को याद करते हुए पहुँच गया था। वो युनची को याद करते हुए कह रहा था कि बॉस मैं हेवन प्रोफाउंड स्टेज में पहुँच चुका हूँ, काश अभी आप यहाँ पर जिंदा होते। मैं यही सोचता हूँ कि अगर आप आज जिंदा होते तो और कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके होते। लिंजी ये सब कह रहा था, तभी अचानक सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन में हलचल होना शुरू हो गई, जहाँ वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से शटर हो जाती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि सामने का बड़ा दरवाजा ओपन हो गया, जिसके अंदर से युनची धीरे धीरे निकल कर बाहर आ गया। युनची को अपने सामने जिंदा सही सलामत देखकर तो लिंजी की आंखें पटी की पटी रह गई थी और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि बॉस आप जिंदा हैं। युनची भी लिंजी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे। लिंजी तो फौरन से युनची के गले लग गया था और वो इमोशनल होकर रोते हुए कहता है कि मेरे फादर ने कहा था कि आप मर चुके हैं, लेकिन देखिए आप सर्वाइव करके जिंदा सही सलामत वापस आ गए। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। युनची यहाँ पर लिंजी को संभालते हुए कहता है कि तुम पहले से लंबे और ताकतवर हो चुके हो, इसी तरह चलता रहा तो तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगे। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं इस सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप था तो प्रिंसेस ज़ुरुन और युनबक को कोई परेशानी तो नहीं आई। जो सुनकर लिंजी थोड़ा सा परेशान हो गया और वो यहाँ पर युनची से कहने लगा कि बॉस मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ प्लीज आप गुस्सा मत करिएगा। युनची भी ये सुनकर लिंजी से सवाल करते हुए कहता है क्यों क्या कुछ हुआ है, मुझे सब कुछ जानना है, जल्दी से बताओ। जिसके बाद लिंजी ने युनची को सब कुछ बताने शुरू कर दिया था। साथ ही साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ ब्लू विंड एम्पायर की गलियों में आ जाता है, जहाँ पर हम एक बारात को देखते हैं। असल में ये बारात स्काई बर्निंग सेक्ट से फेंग जुई चैन लेकर आया हुआ था और आज के दिन वो प्रिंसेस ज़ुरुन के साथ शादी करके उसे यहाँ से लेकर जाने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स जोर जबरदस्ती थी। सब लोग इस बात को जानते थे। हम देखते हैं कि स्काई बर्निंग सेक्ट के 8 एल्डर्स भी यहाँ पर आए हुए थे और साथ ही साथ मास्टर फेंग डुआन कैंग भी, जो कि असल में स्काई बर्निंग सेक्ट के लीडर फेंग डुआन हुन का भाई है। सभी लोगों को प्रिंसेस ज़ुरुन के लिए काफी जरा बुरा महसूस हो रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ प्रिंसेस ज़ुरुन पर आ गया, जो कि 1.5 साल बाद भी युनची को मिस कर रही थी और हम देखते कि वो इस शादी के लिए बेशक खुश नहीं है, पर फिर भी वो इस शादी के लिए एग्री हो गई क्योंकि उसे अपने फादर की जान बचानी थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस ज़ुरुन के हाथ में एक डैगर था, यानी कि वो शादी के बाद अपनी ही जान लेने का सोच रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग जुई चैन अपने एल्डर्स के साथ इंपीरियल सिटी के मेन हॉल के सामने पहुंच गया था, लेकिन इन्हें वेलकम करने के लिए वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं, जिस पर फेंग जुई चैन को गुस्सा तो काफी आ रहा था। लेकिन थर्ड प्रिंस कैंग शाओ फौरन से यहाँ पर भागते भागते फेंग जुई चैन के सामने आकर उन्हें समझाते हुए कहता है कि प्लीज शांत हो जाइए, आप गुस्सा ना करें। उनके पीछे पीछे हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लू विंड एम्पायर की रॉयल फैमिली के एम्परर कैंग वान ही भी निकलकर अपने एल्डर्स के साथ महल की तरफ आ गए थे, जहाँ पर फेंग जुई चैन तो एम्परर को देखकर उन्हें ग्रीट करते हुए फादर इन लॉ कहकर पुकारने लगा। लेकिन एम्परर ऑफ कोर्स उससे नफरत करते थे, इसलिए वो गुस्सा होकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा फादर इन लॉ नहीं हूँ और मैंने तुमसे अपनी बेटी का रिश्ता भी नहीं किया। ये सुनकर फेंग जुई चैन अपने एक एल्डर को इशारा करता है कि जरा इनके होश ठिकाने लाओ और हम देखते हैं कि वो एल्डर फौरन से हवा में जंप करते हुए एक पावरफुल अटैक यहाँ एम्परर पर चलने की कोशिश करने लगा, जिसे ब्लॉक करने के लिए लॉर्ड किंग फौरन से उस अटैक के सामने आ जाते हैं, जबकि मास्टर वुशेंग भी उस अटैक को ब्लॉक करके अपने सोल्जर्स के साथ फौरन से सामने की तरफ आ जाते हैं और वो गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि कमीने ये कैंग रॉयल फैमिली का इंपीरियल कोर्ट है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह की हरकत करने की। जिस पर फेंग जुई चैन तो हंसते हुए दोबारा से अपने एल्डर को हमला करने का इशारा करने लगा और साथ ही साथ वो कहता है कि एम्परर बल्कि सॉरी फादर इन लॉ, मैं जानता हूँ कि आपको मरने से डर नहीं लगता, लेकिन एटलीस्ट आप अपने लोगों के बारे में सोचे, उनकी जान के बारे में सोचे, बिना वजह आप अपने लोगों का खून क्यों बहाना चाहते हैं। यहाँ पर फेंग जुई चैन की बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो एल्डर एक बहुत ही खतरनाक अटैक रेडी करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि रुक जाओ और हम देखते हैं कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि प्रिंसेस ज़ुरुन की थी, जो कि दरवाजा खोलते हुए धीरे धीरे निकलकर बाहर की तरफ आने लगी। इस वक्त प्रिंसेस ज़ुरुन दुल्हन के कपड़ों में थी, जहाँ वो दिखने में काफी जरा खूबसूरत लग रही है। वो चलते हुए पहले अपने फादर के पास आकर उन्हें ग्रीट करती है। एम्परर भी अपनी बेटी को देखकर फिर से खड़े होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में ये सब कुछ करना है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जिसमें प्रिंसेस ज़ुरुन अपने फादर को समझाते हुए कहती है कि हमारे एम्पायर को उनके एम्परर की जरूरत है और चूंकि मैं इस एम्पायर की प्रिंसेस हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी होगी। आपकी जान बचाना मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एम्परर अपनी
अपनी बेटी के दुख को समझते थे और वो परेशान होते हुए कहते हैं कि काश युनची यहाँ पर होता। सिर्फ उसी में काबिलियत थी हमारी रॉयल फैमिली को दोबारा से रिवाइव करने की। इस पर मिस ज़ूरोन जवाब देते हुए कहते हैं कि फिक्र ना करें, मैं भी यहीं पर हूँ और मैं आपको इस एम्पायर को जरूर बचाऊंगी। जो कहने के बाद प्रिंसेस ज़ूरोन धीरे धीरे से फेंग जीचन की तरफ बढ़ने लगी। फेंग जीचन भी अपने एल्डर को अटैक ना करने का इशारा करता है। साथ ही साथ फेंग जीचन प्रिंसेस ज़ूरोन से कह रहा था तो आखिरकार तुम आ ही गई, चलो अब मेरे पास आ जाओ। इस पर प्रिंसेस ज़ूरोन कहती है कि पहले क्या तुम वो चीज लाई हो जिसकी हमारी बीच डील हुई थी। जो सुनकर फेंग जीचन मुस्कुरा कर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ये कहती वो अपने पास एक बॉक्स निकाल लेता है जिसके अंदर सोल बर्निंग फ्लावर था। इसे देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये वजह है कि प्रिंसेस ज़ूरोन फेंग जीचन के साथ शादी करने के लिए जबरदस्ती एग्री हो गई, क्योंकि उन्हें ये सोल बर्निंग फ्लावर अपने फादर का इलाज करने के लिए चाहिए। प्रिंसेस ज़ूरोन यहाँ पर वो सोल बर्निंग फ्लावर फेंग जीचन से मांगती है, जिसे फेंग जीचन उसके हवाले करते हुए कहता है कि ये सोल बर्निंग फ्लावर सिर्फ हमारे सोल बर्निंग सेक्ट में ही उगते हैं। ये एक बहुत ही कीमती ट्रेजर है जो कि मैं तुम्हें दे दूंगा, इवन कि तुम चाहो तो इसके साथ तुम मेरी आधी जान भी ले सकती हो। जो कहते हैं फेंग जीचन हंसने लगा। यहाँ पर मिस ज़ूरोन उस सोल बर्निंग फ्लावर को देखते हुए कहते हैं तो क्या सिर्फ यही मेरे फादर का इलाज कर सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो फिर से लॉर्ड किंग को अपने पास बुलवाते हुए ये सोल बर्निंग फ्लावर उनके हवाले करते हुए कहती है कि इसे अपने पास संभाल कर रखिएगा, किसी अच्छे से अल्केमिस्ट को ढूंढ लाइएगा जो कि सोल बर्निंग फ्लावर का इस्तेमाल करके मेरे फादर का इलाज कर सके। इस जिम्मेदारी को लॉर्ड किंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी फेंग जीचन कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब ज़ूरोन तुम्हारी बारी है, तुम्हें अपना वादा पूरा करना है। जो कहती है फेंग जीचन अपने साथियों को इशारा करके मैरिज सर्टिफिकेट बाहर निकलवा लेता है जिस पर प्रिंसेस ज़ूरोन को सिग्नेचर करना होगा, उसके बाद वो फेंग जीचन की बीवी बन जाएगी। जो देखकर एम्परर तो काफी जरा उदास हो गए थे। वो खड़े होते हुए यहाँ पर प्रिंसेस ज़ूरोन से कहते हैं कि ज़ूरोन मुझे माफ कर देना, मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाया और तुम्हें इस मुश्किल में ला डाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस ज़ूरोन की आंखों से भी आंसू बरस रहे थे। वो फौरन से अपने फादर के सामने झुककर बो डाउन करती है। वो जानती थी कि ये मेरे फादर के साथ मेरी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि इसके बाद प्रिंसेस ज़ूरोन खुद की जान लेने का सोच रही थी। प्रिंसेस ज़ूरोन यहाँ बारी मन के साथ फेंग जीचन के मैरिज सर्टिफिकेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। एम्परर भी आंखों में आंसू लिए हुए यहाँ ज़ूरोन का नाम चिल्ला रहे थे। वो अपनी बेटी को रोकना चाहते थे लेकिन वो जानते थे कि ज़ूरोन ने पहले ही फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ूरोन भी चलते चलते युनची को ही याद कर रही थी। सब लोग ही गमज़दा थे, सिर्फ फेंग जीचन खुशी से पागल हो रहा था। वो यहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है कि आखिर तुम लोगों ने इस तरह मुंह क्यों बनाया हुआ है? प्रिंसेस ज़ूरोन की मुझसे शादी हो रही है, ये तो तुम लोगों के लिए फख्र की बात होनी चाहिए, चलो म्यूजिक बजाओ। जिसके साथ ही वहाँ पर बैंड बाजे बजने शुरू हो जाते हैं। फेंग जीचन एक ब्रश लाकर प्रिंसेस ज़ूरोन के हवाले करते हुए कहता है कि लो और जल्दी से साइन कर लो। जबकि थर्ड प्रिंस भी बार बार अपनी बहन को यहाँ साइन करने का बोल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि एक बार अगर मेरी बहन की शादी फेंग जीचन से हो गई तो उसके बाद मुझे स्काई बर्निंग सेक्ट का सपोर्ट हासिल हो जाएगा और मेरी पावर्स बढ़ जाएगी। हम देखते हैं कि प्रिंसेस ज़ूरोन भी यहाँ पर ब्रश लेते हुए धीरे धीरे से मैरिज सर्टिफिकेट के पास आ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, उसके हाथ साइन करने के लिए कांप रहे थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि स्काई बर्निंग सेक्ट के एल्डर्स उसे प्रेशराइज कर रहे थे कि प्रिंसेस जल्दी से साइन करो। प्रिंसेस ज़ूरोन बहुत ही इमोशनल थी, उदासी की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे, साइन करने का उसका मन नहीं हो रहा था, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती थी। यहाँ पर इससे पहले कि प्रिंसेस ज़ूरोन अपना ब्रश आगे बढ़ाकर मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर पाती, तभी अचानक ऊपर की तरफ से एक तलवार फ्लेमिंग पावर के साथ तेजी से गोल गोल घूमते हुए सीधे नीचे की तरफ आकर उस मैरिज सर्टिफिकेट को बीच में से काट कर जलाकर राख कर देती है। जो देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। प्रिंसेस ज़ूरोन अपने सामने उस तलवार को देखकर पहचानते हुए कहती है कि ये तलवार तो इससे पहले कि वो अपनी बात को पूरा कर पाती, तभी अचानक लोग यहाँ पर ऊंची आवाज में कहते हैं कि वो देखो ऊपर क्या है। सब लोग ऊपर की तरफ पलट कर देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि युनची एक बर्ड पर सवार तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। जो देखकर तो स्काई बर्निंग सेक्ट के कुछ एल्डर्स अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए युनची पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, लेकिन युनची उन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए साथ ही साथ उन दोनों एल्डर्स को पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए साइड पर फेंक कर कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। इसी के साथ युनची अपने फ्लाइंग बेड से तेजी से नीचे की तरफ आते हुए उस ढोलकी को भी चकनाचूर कर देता है। साथ ही साथ वो प्रिंसेस ज़ूरोन को यहाँ कमर से पकड़कर उठाते हुए फेंग जीचन से दूर ले गया। जो देखकर फेंग जीचन गुस्सा हुए कह रहा था कि युनची आखिर तुम मेरी फियांसी को कैसे चुरा सकते हो, क्या तुम मरना चाहते हो? युनची भी उसकी बात सुनकर गुस्से से घूर कर उसे देखता है, जिससे तो फेंग जीचन डर चुका था। प्रिंसेस ज़ूरोन भी यहाँ पर युनची को अपने सामने देखकर खुश होते हुए कह रही थी कि युनची ये तुम हो, तुम जिंदा हो, आखिरकार तुम आ गए। जिस पर युनची भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ जिंदा और तुम्हारी शादी को रोकने के लिए आ गया। प्रिंसेस ज़ूरोन को लगता है कि शायद युनची को कोई गलतफहमी ना हो गई हो, इसलिए वो युनची से कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। युनची उसकी बात सुनते हुए फौरन से प्रिंसेस ज़ूरोन के आस्तीन में छुपे हुए डैगर को बाहर की तरफ निकालकर पकड़ लेता है और उसे फौरन से अपनी छाती में खोप देता है। जो देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। प्रिंसेस ज़ूरोन भी युनची से सवाल करते हुए कहती है कि युनची आखिर तुमने ये क्यों किया? जिस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस तरह से डैगर से जख्मी होता हुआ देखकर तुम्हें तकलीफ हुई ना, अब तुम फील कर पा रही होगी कि तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ हुई। ये गाँव तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम ब्लू विंड एम्पायर की प्रिंसेस हो, प्रिंसेस होने के नाते तुम्हारे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, योर मैजेस्टी की और साथ ही साथ इस पूरे एम्पायर की। प्रिंसेस ज़ूरोन तो युनची को
समझाना चाहती थी। युनची जवाब देते हुए कहता है कि मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, तुमने ये सब कुछ सिर्फ योर मेजेस्टी की जान बचाने के लिए किया है। मुझे दर्द तो इस बात से हो रहा है कि तुम खुद को तकलीफ पहुंचा रही थी सिर्फ अपने एम्पायर को बचाने के लिए, जबकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हारे पास नहीं था। ये सुनकर प्रिंसेस ज़ूरोन की आंखों में तो आंसू भर आए थे। दूसरी तरफ युनची उसे संभालते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, अब मैं वापस आ चुका हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। जो सुनकर तो आखिरकार प्रिंसेस ज़ूरोन फूट-फूट कर रोते हुए यहाँ युनची के गले लग जाती है। फेंग जीचेन को तो ये नजारा देखकर बहुत ही गुस्सा रहा था, इसलिए वो अपने एल्डर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इसे मार डालो, मेरे लिए इसे फौरन से जान से मार डालो। जो सुनकर स्काई बाइंडिंग साइड के एल्डर्स यहाँ युनची को चारों तरफ से घेरने लगे। ये देखकर लॉर्ड किन और मास्टर वुशिंग भी फौरन से जंप करते हुए युनची और प्रिंसेस ज़ूरोन को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ते हैं। ग्रेट एल्डर फैन मूली तो यहाँ पर लॉर्ड किन को देखकर कहता है कि तुम लोग बीच में मत आओ, ये स्काई बाइंडिंग साइड और इस लड़के के बीच का मामला है, तुम दोनों साइड पर हट जाओ वरना बिला वजह तुम लोगों के लिए भी मुश्किलें हो जाएगी। जो सुनकर लॉर्ड किन जवाब देते हुए कहता है कि युनची हमारे कैंफिन मिस्टिक पैलेस के डिसाइपल है और मैं वहाँ का लॉर्ड हूँ, तो आखिर इस मामले से कैसे हमारा लेना देना नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनची यहाँ पर लॉर्ड किन को समझाते हुए कहता है कि इसने सही कहा, ये मामला स्काई बाइंडिंग साइड और मेरे बीच है, इससे रॉयल फैमिली और कैंफिन मिस्टिक एकेडमी का कोई लेना देना नहीं, इसलिए आप प्रिंसेस ज़ूरोन को लेकर यहाँ से चले जाए, मेरी फिक्र ना करे, आप बस सिर्फ प्रिंसेस ज़ूरोन का ख्याल रखें। ये सुनकर लॉर्ड किन और मास्टर वुशिंग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि युनची गुस्से में असली पावर्स अनलीश करने लगा और हम देखते हैं कि वो फौरन से अपनी तलवार को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि अभी भी तुम लोगों के पास आखिरी मौका है, अपनी तुम दबा कर स्काई बाइंडिंग साइड यहाँ से वापस लौट चलो अगर मरना नहीं चाहते। जो सुनकर ग्रेट एल्डर फैन मूली तो काफी जरा गुस्सा हो गया था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि एरोगेंट डिसाइपल, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे इस तरह बात करने की। जो कहती है वो अपने स्काई बाइंडिंग साइड के सारे डिसाइपल्स को एक साथ युनची पर हमला करने का ऑर्डर देता है। जो ऑर्डर सुनकर वो सारे डिसाइपल युनची पर एक साथ हमला करने के लिए पीछे से उसकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर युनची कहता है कि अच्छा अगर यही बात है फिर तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों को खुद अपने हाथों से जहन्नम तक पहुंचाऊंगा। युनची ये कहकर अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए सारे डिसाइपल्स से एक साथ ही फाइट करने लगा, जहां वो स्लैशर एक्स लगाते उन लोगों को जान से मार रहा था। युनची की रफ्तार यहाँ पर काफी ज्यादा तेज थी और वो बहुत ही कूल तरीके से फाइट करते हुए यहाँ उन सारी डिसाइपल्स की वाट लगा रहा था। इसलिए ये नजारा देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। वो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि युनची को तो ट्रू प्रोफाउंड स्टेज की लेवल 10 पर होना चाहिए था, तो आखिर वो आज प्रोफाउंड स्टेज के कल्टिवेटर्स का मुकाबला कैसे कर पा रहा है। युनची इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फेंग जीचेन की तरफ देखकर गुस्से में कहता है कि कमीने फेंग जीचेन, तूने प्रिंसेस ज़ूरोन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इस जुर्म की सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। अगर तेरे पास 10 जिंदगियां होती और मैं तुझे 10 बार जान से मार डालता तब भी इस जुर्म का साला नहीं हो सकता था। ये सब कहते हुए युनची धीरे-धीरे से फेंग जीचेन की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ फेंग जीचेन तो घबराने लगा, लेकिन मास्टर डुआन कैंग यहाँ फेंग जीचेन के सामने आते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़के, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि स्काई बाइंडिंग साइड के पास पावरफुल कल्टिवेटर्स नहीं? और मास्टर डुआन कैंग का ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि एल्डर भी गुस्से के साथ फौरन से हवा में जंप करते हुए युनची पर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर ही रहा था। वो अपने तैयार किए हुए अटैक को फौरन से युनची पर चल देता है, जिसे काउंटर करने के लिए दूसरी तरफ युनची ने भी अपनी फिनिक्स फ्लेम का इस्तेमाल किया और हम देखते हैं कि युनची की फिनिक्स फ्लेम इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो एल्डर जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। जो देखकर ग्रेट एल्डर फैन मूली को तो काफी जरा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ मास्टर डुआन कैंग भी हैरान होते हुए कह रहा था कि तो फिनिक्स फ्लेम है, इसका मतलब कि वो सारी अफवाहें सच थी कि इस लड़के के पास फिनिक्स फ्लेम है। यहाँ मास्टर डुआन कैंग ये कह रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर फैन मूली ने गुस्से के साथ अपने थंडर पाइथन को बाहर की तरफ समन कर लिया, जिससे वो युनची पर हमला करने के लिए सामने की तरफ भेज देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनची ने भी मास्टर एंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने डिवाइन फिगर को समन कर लिया था, जिसे वो थंडर पाइथन जगड़ने की कोशिश करता है। लेकिन युनची गुस्से के साथ चिल्लाते हुए यहाँ पर अपनी फ्लेम की पावर का इस्तेमाल करके उस थंडर पाइथन को भी जलाकर राख कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण ये सारे एल्डर्स पीछे की तरफ धकेले गए। मास्टर फैन मूली से तो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो गुस्से के साथ फौरन से अपनी तलवार को निकालते हुए युनची पर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ युनची अपने हेवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए उसका बराबरी से मुकाबला कर रहा था। हालांकि युनची अभी तक सिर्फ अर्थ प्रोफाउंड स्टेज का कल्टिवेटर है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर फैन मूली एम्परर प्रोफाउंड स्टेज का कल्टिवेटर यानी कि किंग स्टेज का कल्टिवेटर है। इसी फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मास्टर फैन मूली अपनी तलवार से युनची को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेलकर फौरन से स्काई बाइंडिंग ब्लड क्लैड टेक्निक का इस्तेमाल करके युनची पर हमला कर देता है। इस अटैक से बचने के लिए दूसरी तरफ युनची ने भी क्लाउड एंड सन सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था और वो खुद की बॉडी के आसपास एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो गया। युनची जानता है कि मैं ज्यादा देर तक फैन मूली का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से अपने स्टारबोर्ड शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से यहाँ फेंग जीचेन की तरफ बढ़ने लगा ताकि युनची उसे बंदी बना सके। और हम देखते हैं कि युनची ने यहाँ फेंग जीचेन को गर्दन से पकड़ भी लिया। मास्टर डुआन कैंग ये देखकर फौरन से अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए युनची
के हाथ पर हमला कर देता है। जिस अटैक को डॉज करने के लिए युनची ने कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ वो गुस्से से यहाँ मास्टर डुआन कैंग को घूर कर देख रहा था। हालांकि उसके हाथ में तलवार दस चुकी थी, लेकिन युनची फिर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युनची का गाँव वो देखते ही देखते खुद ब खुद ही हील हो गया, जो देखकर तो मास्टर डुआन कैंग भी कह रहा था कि आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो। अंदर की तरफ जैस्मिन युनची से कहती है कि बेशक तुम्हारे पास रेलम 3 का ग्रेट डाउ बुद्धा टैरिक है, लेकिन इसकी वजह से तुम कोई भगवान नहीं बन जाते। इस तरह से ऑरा फार्मिंग करने की कोई जरूरत नहीं, तुम उस अटैक को डॉज भी कर सकते थे। युनची जवाब देकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम जरा फिक्र मत करो। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग जुइचेन अपने अंकल से कह रहा था कि चाचा प्लीज मुझे बचा लो। जो सुनकर डुआन कैंग भी यहाँ पर युनची से कहता है कि युनची क्या तुम स्काई बर्निंग सेक्ट को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? जिस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि स्काई बर्निंग सेक्ट ऑलरेडी मेरा दुश्मन बन चुका है, जितनी ज्यादा दुश्मनों को मैं जान से मारूंगा ये उतना ही मेरे लिए बेहतर है, इसलिए मैं तो फेंग जुइचेन को नहीं छोड़ने वाला। और ये कहते हुए उसे गर्दन से पकड़ते हुए हवा में उठा लेता है, जहाँ युनची धीरे धीरे करके उसकी गर्दन दबा रहा था। साथ ही साथ उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम तो वही हो ना जो कि कह रहे थे कि तुम मुझे जान से मरवाना चाहते हो, तुम मेरी लाश देखना चाहते थे ना, अब क्या हुआ, इस तरह से झटपटा क्यों रहे हो? फेंग जुइचेन की भी सांसें बंद हो रही थी, वो धीमी आवाज में कहता है कि आखिर तुम लोग देख क्या रहे हो, मैं मर रहा हूँ। ये सुनकर स्काई बर्निंग सेट के सारे एल्डर्स अभी युनची की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची फौरन से फेंग जुइचेन को यहाँ घुटनों पर बैठाते हुए अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर रख देता है, जो देखकर मजबूरन उन सारे एल्डर्स को अपनी जगह पर रुकना पड़ा। फेंग जुइचेन तो डर के मारे घबरा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि डुआन कैंग कहता है कि एम्परर, क्या तुम्हारी रॉयल फैमिली युनची को ये सब हरकतें करने देगी? क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हें स्काई बर्निंग सेट को इसका जवाब देना होगा? ये सुनकर तो एम्परर यहाँ वहाँ देखने के बाद जोर जोर से खांसने लगता है, जिस पर मास्टर वुशिंग कहते हैं कि हमारे एम्परर बीमार है, फिलहाल हमें माफ करना, लेकिन हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जो सुनकर तो मास्टर डुआन कैंग भी परेशान हो गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेन मूली गुस्से में युनची से कह रहा था कि युनची अगर तुमने हमारे यंग मास्टर पर सिर्फ एक उंगली या खरोच भी डाली तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे इतनी बुरी मौत मारूंगा कि तुझे कब्र भी नसीब नहीं होगी। ये सुनकर युनची कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और वो ये कहती ही फेंग जुइचेन को मारते उसके बाल काटकर उसे जमीन पर पटक देता है। साथ ही साथ युनची ने यहाँ अपने पैर को उसके सर पर रख दिया था, जो देखकर तो फेन मूली को जरा गुस्सा आ गया और वो युनची से कहता है कि कमीने तू एक मॉन्स्टर है। ये सुनकर युनची दोबारा से फेंग जुइचेन को लात मार के उसे और ज्यादा तकलीफ पहुंचाते उसके एक हाथ को भी मरोड़ देता है। इसी तरह युनची मुस्कुराते हुए कह रहा था कि क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? फेन मूली जब जब कुछ भी युनची से कहता था तब तब युनची फेंग जुइचेन की वाट लगा देता था, जो देखकर तो फेन मूली को जरा गुस्सा आ जाता था। वो इसी तरह युनची से कुछ कहना चाहता था, इवन कि बाकी एल्डर उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गुस्से से पागल हो रहा था। डुआन कैंग यहाँ फेंग जुइचेन को बचाने के लिए फेन मूली को एक जोरदार थप्पड़ मार के उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि कमीने खामोश हो जा, इस तरह से तो तू यंग मास्टर को मरवा देगा। ये सुनकर तो सब लोग यहाँ हंसने लगे। जिसके बाद डुआन कैंग युनची की तरफ धीरे से बढ़ते हुए कहता है कि हम लोग शांति से बात करते हैं ना। युनची ने अपनी तलवार डुआन कैंग पर तानी हुई थी, जिस पर डुआन कैंग कहता है कि हमारे बीच कोई भी जानी दुश्मनी नहीं है। युनची कहता है कि चलो एटलीस्ट तुम लोगों के स्काई बर्निंग सेट में कोई तो समझदार है, मैं सुन रहा हूँ, बोलना शुरू करो और बताओ कि आखिर तुम इस मैटर को कैसे सेटल करोगे। जिस पर डुआन कैंग युनची से कहता है कि अगर तुम यंग मास्टर को जाने दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम बिल्कुल सेफ रहोगे, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये सुनकर तो युनची दोबारा से अपनी तलवार फेंग जुइचेन की गर्दन पर रखते हुए कहता है कि लगता है कि तुम सिचुएशन को समझ नहीं रहे। जिस पर डुआन कैंग फौरन से कहता है कि अच्छा रुक जाओ, अगर तुम अभी यंग मास्टर को जाने देते हो तो ये मैटर यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, हमारा स्काई बर्निंग सेट तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगा, बताओ तुम क्या कहते हो? जो सुनकर युनची कहता है लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझदार समझ लिया था, ये मेरी ही गलती है। चलो मैं तुम्हें जरा और सिंपल करके बताता हूँ, तुम्हारी जो भी डील है वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो सेटिस्फाई करनी चाहिए प्रिंसेस ज़ूरोन को। अभी तक तुम इस बात को समझ नहीं पाए, तुम्हें रॉयल फैमिली को खुश करना है, ना कि मुझे। यहाँ पर डुआन कैंग ये सब सुनकर गुस्से से अंदर ही अंदर पागल हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। इस वक्त वो बुरी तरीके से फंस चुका है, उसे मजबूरन वो काम करना होगा जो कि वो नहीं करना चाहता था। वो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है कि ठीक है, रॉयल फैमिली और हमारे साथ भी जो एंगेजमेंट थी वो खत्म हुई। ये कहते हुए डुआन कैंग ने सर झुका लिया था, जबकि फेन मूली को भी गुस्सा आ रहा था, वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि युनची इतनी आसानी के साथ इन्हें जाने नहीं देने वाला था। वो कहता है कि मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा ऊंचा बोलो। इस पर डुआन कैंग अपनी बात को रिपीट करते हुए कहता है कि मेरी स्काई बर्निंग सेट और रॉयल फैमिली की भी जो एंगेजमेंट थी वो यहीं पर खत्म होती है। ये सुनकर रॉयल फैमिली वाले सब लोग तो काफी जरा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ युनची भी कहता है कि ये हुई ना बात, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इस फेन मूली की शक्ल अच्छी नहीं लग रही, ये मुझे अनॉय कर रहा है, इसलिए तुम इसे यहाँ से जाने के लिए बोलो। ये सुनकर डुआन कैंग को भी मजबूरन फेन मूली से कहना पड़ता है कि बाकी सारे एल्डर्स को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जिनके जाने के बाद डुआन कैंग यहाँ युनची के पास आके उसकी चापलूसी करना चाहता था। युनची उससे कहता है कि तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ, जिस पर डुआन कैंग कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यंग मास्टर का क्या? ये सुनकर युनची सीटी बजाता है, जिस पर उसका फ्लाइंग बीस्ट यहाँ आ जाता है। युनची कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे यंग मास्टर की तुम्हें होम डिलीवरी करा दूंगा। ये कहते युनची फौरन से जोरों से जमीन पर लात मार के फेंग जुइचेन को हवा में उछालते हुए एक जोरदार किक कर देता है, जहाँ युनची के फ्लाइंग बीस्ट ने फेंग जुइचेन को पकड़ लिया था और वो उसे लेकर यहाँ से रवाना हो गया। जिस पर युनची डुआन कैंग से कहता है कि जल्दी अपने
यंग मास्टर के पीछे रवाना हो जाओ, कहीं वो गुम ना हो जाए। डुआन किंग को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। जाते जाते भी वो कहता है कि तुमने आज जो हमारी बेइज्जती की है इसका हिसाब हम तुमसे जरूर लेंगे। और ये कहती वो फरन वहाँ से रवाना हो गया। जिन के जाने के बाद मिस ज़ूरोन तो फरन से युनची की तरफ भागने लगती है। दूसरी तरफ लॉर्ड किंग कह रहा था कि स्काई बर्निंग सेक्ट वाले कभी भी इस मामले को यूं ही जाने नहीं देंगे। जरूर डुआन किंग के पास कोई न कोई प्लान होगा। एम्परर भी उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत और जरा खराब हो गई और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो बेहोश हो गए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें यहाँ पर पैलेस में एम्परर के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ युनची एम्परर के वाइटल्स को चेक कर रहा था और वो मिस ज़ूरोन को बताता है कि एम्परर की बॉडी में इस वक्त गू वर्म है, जिसने एम्परर की बॉडी के साथ लाइफ ब्लड लिंक बनाया हुआ है और वो एम्परर की बॉडी के अंदर मौजूद लाइफ एसेंस को लगातार डिवोर्व करता जा रहा है। हमें जल्दी से जल्दी उसके लाइफ ब्लड लिंक को काटना होगा। जो सुनकर प्रिंसेस ज़ूरोन लॉर्ड किंग से कहती है कि जल्दी वो सोल बर्निंग फ्लावर ले आओ, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ थर्ड प्रिंस भी आ गया था, जो कि सोल बर्निंग फ्लावर खींच लेता है। और वो यहाँ प्रिंसेस ज़ूरोन से कहने लगा, ये सोल बर्निंग फ्लावर फेंग जी चैन का है, तुमने उससे आज के दिन गुस्सा दिलाया, पर अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई। अगर तुम उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो ये सोल बर्निंग फ्लावर मैं तुम्हें दे दूंगा। वो भी है ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची स्टार गोड शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बिजली की तेजी के साथ मूव करके फौरन से वो बॉक्स उठाकर वापस से अपनी लोकेशन पर आ जाता है। इवन कि थर्ड प्रिंस के पलक झपकने से पहले ये सब कुछ हो चुका था। युनची यहाँ पर अपनी फ्लेम की पावर का इस्तेमाल करके उस बॉक्स को जलाकर सोल बर्निंग फ्लावर को बाहर निकाल लेता है, जिसे युनची गौर से देख रहा था। सब युनची से कह रहे थे कि युनची हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से इसका इस्तेमाल करके एम्परर का इलाज करो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनची तो अपनी मुट्ठी को बंद करके उस सोल बर्निंग फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे तो सबको शॉक कर दिया। यहाँ थर्ड प्रिंस कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो जो तुमने इतनी कीमती ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमारी रॉयल फैमिली को कोई नहीं बचा सकता, हमारी रॉयल फैमिली खत्म होने वाली है। इवन कि मिस ज़ूरोन भी परेशान दिखाई दे रही थी, जिसे युनची जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ये ट्रेजर इतना भी ज्यादा कीमती नहीं था, मेरे पास इससे भी ज्यादा बेहतर तरीका है तुम्हारे फादर का इलाज करने के लिए। जो कहते हुए युनची एम्परर की तरफ देखकर अपनी मिस्टिक विगरस एनर्जी को एक्टिवेट करने लगा और साथ ही साथ वो अपने ग्रैंडफादर की बातों को याद करता है, जहाँ डीमन किंग ने युनची को बताया था कि इस मिस्टिक विगरस एनर्जी को तुम जिस फॉर्म में चाहो कन्वर्ट कर सकते हो, ये तुम्हारी किसी भी टेक्निक या फिर सोच का फॉर्म ले सकती है। जो बात याद करने के बाद युनची अपनी मिस्टिक विगरस एनर्जी को एम्परर की बॉडी के अंदर भेज देता है, जहाँ पहले उस मिस्टिक विगरस एनर्जी ने युनची का फॉर्म ले लिया था और युनची चारों तरफ यहाँ गू वर्म को ढूंढने लगा, जहाँ उसे आखिरकार गू वर्म दिख गया, जो कि एम्परर के दिल के साथ जुड़ा हुआ है। जो देखने के बाद बाहर की तरफ मौजूद युनची अपनी मिस्टिक विगरस एनर्जी को एक पाम टेक्निक के अंदर कन्वर्ट कर देता है और वो उस पाम का इस्तेमाल करके उस गू वर्म को पकड़ने लगा ताकि वो उसे जोर जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाल सके। पर ऐसा करने की वजह से एम्परर को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो गू वर्म एम्परर के दिल से बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कैसे तैसे करके युनची अपना पूरा जोर लगाते हुए उस गू वर्म को एम्परर के दिल से आजाद करके अलग कर ही देता है। पर अभी भी हम देखते हैं कि वो गू वर्म कंप्लीटली एम्परर की बॉडी से बाहर नहीं निकला था। उल्टा हम देखते हैं कि वो गू वर्म एम्परर की बॉडी में मौजूद युनची की मिस्टिक विगरस एनर्जी के पाम अटैक के साथ जाकर चिपक जाता है, जिसकी वजह से युनची को भी तकलीफ हो रही थी। युनची अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने डेविल गॉड की मिस्टिक विंग्स के बर्निंग हार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से अचानक युनची की मिस्टिक विगरस एनर्जी भी एडवांस होकर ब्रेक थ्रू कर लेती है। उसका कलर ट्रांसफॉर्म हो चुका था, वो रेड कलर से सीधा ऑरेंज कलर और ऑरेंज कलर से फौरन से जंप करते हुए येलो कलर में शिफ्ट हो जाती है। जो देखकर तो युनची भी सरप्राइज हो गया, क्योंकि युनची के ग्रैंडफादर ने बताया था कि ये मिस्टिक विगरस एनर्जी अवेकन होने के बाद जिस कलर की होगी हमेशा उसी कलर की रहेगी। लेकिन युनची के पास डेविल गॉड की मिस्टिक विंग्स है, इसी वजह से युनची की ये मिस्टिक विगरस एनर्जी आसानी के साथ एडवांस करके अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकती है। अब हम देखते हैं कि युनची अपनी येलो कलर की मिस्टिक विगरस एनर्जी को एक ईगल में कन्वर्ट करके फौरन से उस वर्म के पीछे लग जाता है और उसी का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार हम देखते हैं कि युनची ने उस गू वर्म को एम्परर की बॉडी से बाहर निकालकर फौरन से पकड़ लिया था। गू वर्म के बाहर निकलने के बाद एम्परर की हालत भी ठीक होने लगी थी। अचानक से वो होश में आ जाते हैं, जहाँ पर वो प्रिंसेस ज़ूरोन से कहने लगे कि मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें गू वर्म पोइजन मेरी बॉडी से निकल चुका था। इस पर प्रिंसेस ज़ूरोन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि वो ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये जानकर तो एम्परर भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनची थर्ड प्रिंस की तरफ देखते हुए धीरे-धीरे उसी की तरफ बढ़ने लगा, जिस पर थर्ड प्रिंस घबराते हुए युनची से कहता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो, ये मत भूलो कि मैं यहाँ का थर्ड प्रिंस हूँ, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जो सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो जानता हूँ कि तुम यहाँ के प्रिंस हो, लेकिन शायद तुम इस बात को भूल गए थे, इस वजह से तुमने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया, अपनी फादर की बॉडी में गू पॉइजन वर्म इंजेक्ट किया, जबकि साथ ही साथ अपनी बहन का सौदा करने की कोशिश की। तुम बहुत बड़े कमीने हो और अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी गू वर्म के पॉइजन के दर्द का एहसास हो। ये कहती युनची ने उस गू वर्म को यहाँ जबरदस्ती थर्ड प्रिंस की बॉडी के अंदर डाल दिया और युनची को ऐसा करते हुए सब देख तो रहे थे, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस भी घबराते हुए फौरन से युनची के पैरों में गिरते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई, दोबारा ये गलती कभी भी नहीं होगी, प्लीज मुझे बख्श दो और मेरी बॉडी से इस गू वर्म को बाहर निकाल दो। लेकिन ऑफ कोर्स युनची ऐसा नहीं करने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम्परर भी यहाँ पर सब लोगों के सामने अपनी ही बेटे को सजा सुनाते हुए कहता है कि इस गद्दार को मेरी नजरों के सामने से दफा करो, इसे बंदी बनाकर जेल में डाल दो। जो सुनकर लॉर्ड किन और मास्टर वुशिंग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, वो थर्ड प्रिंस को जबरदस्ती यहाँ से घसीट कर बंदी बनाते हुए ले जाते हैं। हालांकि वो
पर चिल्लाते हुए रहम की भीख मांग रहा था। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन देखने को मिलता है, जहाँ चांद की रोशनी में बालकनी के अंदर प्रिंसेस ज़ूरन और युनची खड़े थे। प्रिंसेस ज़ूरन यहाँ युनची को बता रही थी कि तुम्हारे जाने के बाद सब लोगों को लगा कि शायद तुम मर चुके हो। लिटिल फेरी को भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। वैसे जो वो इतना कूल बनने की कोशिश करती है, उस टाइम उसकी ट्रू फीलिंग्स बाहर आ गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सोर्स सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने की वजह से वो खून की उल्टियां करते हुए बेहोश हो गई। जिसके बाद हम सबको जानने को मिला कि लिटिल फेरी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। ये सुनकर तो युनची भी सरप्राइज हो गया और वो हैरान होकर सवाल करते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा? लिटिल फेरी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में मेरा बच्चा है। ये तो उसके लिए अच्छा नहीं, पूरा 1.5 साल गुजर चुका है। आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के रूल्स भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जिस पर प्रिंसेस ज़ूरन कहती है कि हाँ तुमने सही कहा और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर उसे ढूंढना चाहिए। जिस बात से युनची भी एग्री करता था और वो फौरन अपने फ्लाइंग बीस्ट पर सवार होते हुए वहाँ से लिटिल फेरी को ढूंढने के लिए रवाना हो गया। जहाँ युनची को जाता हुआ देखकर पीछे से प्रिंसेस ज़ूरन कह रही थी कि युनची मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। और यही से सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।